हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। A very 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 warm hearted welcome to all of you. This side is अभिनव कुमार बौरे और आज मैं आपके समक्ष लेकर प्रस्तुत हूं वैल्यू एडिशन सीरीज का एक और पार्ट। और इस पार्ट में बेसिकली हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, तो जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देख लिया होगा, हम डिस्कस करने वाले हैं ग्रीन रेवोल्यूशन के नेगेटिव इंपैक्ट्स के बारे में। याद रखिएगा इस चीज को कि ग्रीन रेवोल्यूशन इंडिया के लिए इसेंशियल था, अत्यधिक महत्वपूर्ण था, और जिस प्रकार से इंडिया ने इसे एग्जीक्यूट करा, नो डाउट ये उस समय भारत के उपलब्ध संसाधनों के अकॉर्डिंगली ये बेस्ट था। याद रखिएगा कि हमारा उद्देश्य इसे अभी क्रिटिकली एग्जामिन करना है, इसीलिए हम जो है इसके नकारात्मक प्रभावों पर ज्यादा फोकस करेंगे। याद रखिए कि इसके सकारात्मक प्रभावों के बारे में आपके पास सफिशिएंट कंटेंट होता है। और अगर मैं आपसे कहूं कि यूपीएससी सिविल सर्विसेज ने, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, देन पहले इसके बारे में यानी कि ग्रीन रेवोल्यूशन को एज अ इकोनॉमिकल और एज अ खासकर पर्यावरण के या मैं कहूं इन्वायरमेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से एक डिजास्टर के फॉर्म में, एक आपदा के फॉर्म में जो प्रश्न करे थे यूपीएससी ने, और आने वाले समय में वो जीएस में भी दिखाई दिए कि किस प्रकार से जो है वो ग्रीन रेवोल्यूशन एक पर्यावरणीय आपदा बना भारत के लिए समय के बीतने के अनुसार। इस पर प्रश्न आए थे और इसी पर हमारा फोकस होगा। याद रखिए ग्रीन रेवोल्यूशन आपके कन्वेंशनल सिलेबस का पार्ट है और आने वाले समय में आपको इससे प्रश्न देखने को मिलेंगे। अब अगर बच्चों मैं आपसे कहूं कि भारत में लगातार बढ़ता हुआ बुर्का और पर्दा सिस्टम, आई थिंक आप सभी इससे अवेयर होंगे, आप सभी को पता होगा कि नॉर्थ इंडियन बेल्ट में आपको ज्यादा से ज्यादा बुर्का और पर्दा देखने को मिलता है। फाइन, ये बढ़ता हुआ पर्दा या बुर्का सिस्टम जो है वो वास्तविकता में एनलार्ज हुआ था, ये बढ़ा था जस्ट आफ्टर हरित क्रांति, जस्ट आफ्टर ग्रीन रेवोल्यूशन। इसी के साथ अगर मैं आपसे कहूं कि पंजाब हरियाणा की जो बेल्ट है, इस बेल्ट में जो आपको उड़ता पंजाब वाली कंडीशन अर्थात ड्रग और एल्कोहल की जो प्रॉब्लम है, अगर मैं आपसे कहूं कि प्रॉब्लम बेसिकली है किसके कारण, ग्रीन रेवोल्यूशन के कारण। इसका जन्म जो हुआ था ये ग्रीन रेवोल्यूशन के कारण हुआ था। इसी प्रकार से अगर मैं कहूं कि पूरे नॉर्थ इंडिया की जो बेल्ट है इसमें आपको देखने को मिलता है मोर एंड मोर कैंसर केसेस, ज्यादा से ज्यादा तेजी से बढ़ते हुए कैंसर केसेस, खासकर जो मेल्स हैं इनमें लंग कैंसर देखने को मिलता है और फीमेल्स में आपको ब्रेस्ट कैंसर देखने को मिलता है। अगर मैं आपसे ये कहूं कि ये सारी समस्या का जन्म जो है वो वास्तविकता में ग्रीन रेवोल्यूशन के कारण हुआ था। इसी चीज को अगर मैं थोड़ा और एनलार्ज करूं तो आप पाएंगे कि एक समय पर एक गाना प्रचलित था कि पंजाब वाला जो क्षेत्र है या नॉर्थ इंडिया का पूरा ही क्षेत्र है, यहां आपको जो है वो मक्के की रोटी और सरसों का साग देखने को मिलता था। आज आई डोंट थिंक कि आपको कहीं मक्के की खेती होते हुए या सरसों का साग बनता हुआ दिखे। इसी के साथ अगर मैं आपसे कहूं कि आप नोटिस करें कि ग्रीन रेवोल्यूशन के समय या उसके 10-20 साल के अंदर अगर आपने ऑब्जर्व करा हो तो आप पाएंगे एक फैमिली न्यूक्लियाई अर्थात एक परिवार के अंदर, याद रखिए परिवार क्या है, परिवार एक सिस्टम है और सोसाइटी क्या है, सोसाइटी एक सिस्टम्स का सिस्टम है, अर्थात परिवार एक निकाय है और समाज निकायों का निकाय है। अब इसमें जब परिवार के अंदर चेंजेस आएंगे तो पूरे देश में चेंजेस देखने को मिलेंगे। आप नोटिस करें कि एक फैमिली में, जिस फैमिली का डायस्पोरा के बारे में आप ऑब्जर्व कर रहे हो या उसके बारे में आप देख रहे हो, तो आप पाएंगे, आप अपनी फैमिली में भी नोटिस कर सकते हैं कि आपके फैमिली में जो सेकंड चाइल्ड है, मतलब माता पिता का जो प्रथम बच्चा होगा, वो ज्यादा शिक्षित नहीं होगा और खासकर जो पहला मेल चाइल्ड होगा, जो पहला पुरुष चाइल्ड होगा, आप पाएंगे कि ये चाइल्ड ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं होगा। इवन जो इसके बाद आने वाले चाइल्ड होंगे, मान लीजिए एक कपल है, एक पेरेंट्स हैं, उनके फर्स्ट या सेकंड चाइल्ड ज्यादा एजुकेटेड नहीं होंगे, वो खासकर कृषिगत गतिविधियों में लिप्त होंगे और थर्ड या फोर्थ चाइल्ड शायद जो है एजुकेशन के साइड टिल्टेड हो। अब ये सारी जो समस्या देखने को मिली, इसे और थोड़ा सा एनलार्ज करें हम तो आप पाएंगे कि क्या कारण है कि पंजाब हरियाणा के जो लोग हैं या पंजाबीज हैं ये आपको कनाडा में दिखाई देते हैं। इसी प्रकार से आपको आने वाले दशकों में, यानी कि अभी हमें ग्रीन रेवोल्यूशन अर्थात हरित क्रांति के 40-50 साल बाद ये देखने को मिल रहा है कि कनाडा वाले पार्ट में पंजाबी काफी ज्यादा हैं। अगर मैं आपसे कहूं कि भारत में कर्नाटक और केरल के तरफ जो फार्मर्स आज के समय करते हैं सूरजमुखी की खेती, आप पाएंगे कि ये फार्मर्स जो है आज जापान उनको बुला रहा है और आने वाले समय में 50 सालों के बाद आपको जापान के अंदर जो है वो साउथ इंडियंस काफी देखने को मिलेंगे। कारण क्या है, जापान की सरकार इसे इनवाइट कर रही है। इसी प्रकार से एक समय पर आप पाएंगे कि कनाडा की गवर्नमेंट ने इंडिया से इंडियन फार्मर्स को, यानी कि भारत के कृषकों को इनवाइट करा था कनाडा में आके ग्रीन रेवोल्यूशन करने के लिए, अर्थात हरित क्रांति को जो है लीड करने के लिए। इसी प्रकार से अगर मैं आपसे कहूं कि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, जैसे कैंसर, एक ट्रेन चली थी जो राजस्थान के अलवर डिस्ट्रिक्ट तक चली थी पंजाब से चलते हुए, जिसमें लगभग 283 लोग जो है वो कैंसर पीड़ित थे। इनको लेकर पंजाब वाले पार्ट से ट्रेन आई थी
आप पाएंगे कि भारत में, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये अदर रिसर्चेस, आप सिंपल सा गूगल सर्च करेंगे तो आपको पता चलेगा कि भारत में हर 7 सालों में स्तन कैंसर या मैं कहूं ब्रेस्ट कैंसर के केसेस जो है वो बढ़ रहे हैं, दुगने हो जाते हैं लगभग। कारण क्या है इसका? इसी प्रकार से आप पाएंगे कि उत्तर भारत की जो बेल्ट है, इस बेल्ट में आपको जो जलाशय हैं वो लगातार खराब और समाप्त होते हुए दिखेंगे। आप नोटिस करें, अगर आप उत्तर भारत की बेल्ट में रहते हैं तो आप पाएंगे कि आपके आसपास बहुत सारे तालों के नाम से चौराहे, रोड ये दिखाई देंगे, लेकिन आज के समय वो चौराहे, वो रोड, वहां पर अब कोई जलाशय नहीं है, वो समाप्त हो चुका है, जबकि उसे सरकार ने समाप्त नहीं करा था, यानी कि सरकार ने मिट्टी डाल के उसे भरा नहीं है, वो अपने आप गायब हो चुका है। कैसे हुआ ये सब और कैसे है इन सब चीजों का संबंध ग्रीन रेवोल्यूशन के साथ, आज हम इस वीडियो में फोकस करेंगे। याद रखिएगा इस चीज को कि ग्रीन रेवोल्यूशन भारत के लिए इसेंशियल था, और जैसा इसका एग्जीक्यूशन मैडम इंदिरा गांधी ने करा था, ये उस समय भारत के संसाधनों के अकॉर्डिंगली बहुत बेहतर अप्रोच थी। हमारा उद्देश्य इसे जो है वो क्रिटिकली एग्जामिन करना है, इसलिए हम इसके नेगेटिव एस्पेक्ट्स पर फोकस कर रहे हैं। अदरवाइज ग्रीन रेवोल्यूशन जो है वो उस समय भारत के जो संसाधन थे उनके अकॉर्डिंगली बेस्ट रहा था, लेकिन हमारा उद्देश्य इसे क्रिटिकली एग्जामिन करना है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम वीडियो में फोकस करेंगे इसके इंटरनेशनल कंटेक्स्ट पे, यानी कि ग्रीन रेवोल्यूशन इंटरनेशनली कैसे स्टार्ट हुआ, एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन, फिर इंडिया में कैसे आया, एक इंट्रोडक्शन, और इसी के साथ फिर हम जो है इसके नेगेटिव एस्पेक्ट्स पर आ जाएंगे, हम इसके एग्जामिनेशन पर आ जाएंगे। अब आते हैं इसके इंटरनेशनल कंटेक्स्ट पर। याद रखिए, एक वैज्ञानिक थे, एक ऑब्जर्वर थे, इनका नाम था माल्थस, और इन्होंने एक सिद्धांत दिया था जिसे कहा जाता है नियोमाल्थिज्म। और याद रखिए जो नियोमाल्थिज्म था, इसमें बेसिकली कहा गया था कि पृथ्वी से मानव समाप्त होने वाले हैं, आने वाले 100 वर्षों में मानव समाप्त हो जाएंगे। कैसे? तो इन्होंने समझाया कि मानवों को वास्तविकता में 0 से 1 करोड़ तक की जनसंख्या में पहुंचने के लिए 10 लाख सालों का समय लगा था। और इन्हीं की थ्योरी को थोड़ा सा अगर मैं आगे बढ़ाऊं तो आज के समय हमें जो है वो 100 करोड़ बढ़ने में लगभग 12 वर्षों का समय लगा था। 10 करोड़ हम 12 वर्षों में बढ़ जाते हैं, और 100 करोड़ जो है वो हम बहुत पहले ही पार कर चुके हैं। तो ये जो स्टेप्स थे, इससे इन्होंने समझाया कि विश्व में मानव की जनसंख्या एक्सपोनेंशियली बढ़ रही है, अर्थात हम 1 से 2, 2 से 4, 16 से 32 और 64 से 128 हो रहे हैं। परंतु जो खाद्य का उत्पादन है, आप पाएंगे खाद्य का उत्पादन जो है वो न्यूमेरिक मैनर में चल रहा है, अर्थात 1 से 2, 2 से 3, 4, 5, 6, यानी कि जो स्केल है आप पाएंगे वो स्केल कुछ इस प्रकार से होगा, जहां आप पाएंगे इस प्रकार से मानव की यदि जनसंख्या बढ़ रही है तो इसके विपरीत आपको देखने को मिलेगा कि ग्राफ जो है वो इस तरीके से बढ़ रहा है खाद्य उत्पादन का, यानी कि तेजी से बढ़ रही है जनसंख्या और खाद्य का उत्पादन उतनी तीव्र गति से नहीं हो रहा है। अब इस आधार पे नियोमाल्थस थ्योरी में कहा गया कि मानव जो है एक दिन समाप्त हो जाएगा, और इस थ्योरी को काफी ज्यादा सीरियसली लिया नॉर्थ अमेरिका में, खासकर यूएसए और मेक्सिको ने। और यहां पे यूएस मेक्सिको ने सबसे पहले स्टार्ट करा अपने नेशन के अंदर ग्रीन रेवोल्यूशन, अर्थात हरित क्रांति। आप पाएंगे इस हरित क्रांति को लीड कर रहे थे उस समय पर एक साइंटिस्ट, और इन्हें ही जो है वो कहा जाता है ग्रीन रेवोल्यूशन के फादर, अर्थात हरित क्रांति के पिता, इन्हें कहा जाता है नॉर्मन बोरलॉग। तो नॉर्मन बोरलॉग ने बेसिकली जो है वो स्टार्ट करा ग्रीन रेवोल्यूशन। अब यहां याद रखिए, स्टूडेंट हमेशा ये याद करने का प्रयास करता है कि ग्रीन रेवोल्यूशन में, हरित क्रांति में किस प्रकार के बीजों का उपयोग करा गया था। याद रखिए, हरित क्रांति में हम पढ़ते हैं कि ऐसे बीजों का उपयोग करा गया जिनकी उत्पादक क्षमता ज्यादा होती है, साथ में रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों का उपयोग करा गया। पर याद रखिए, वास्तविकता यह है ये सिर्फ 10% पार्ट था। रियलिटी ये थी कि जो नॉर्मन बोरलॉग थे, जिन्होंने ग्रीन रेवोल्यूशन को ट्रिगर करा था, स्टार्ट करा था, इन्होंने जिस समय ये इंट्रोड्यूस करा कि वास्तविकता में हम कृषि में करते क्या हैं, ज्यादातर संसाधनों को वेस्ट करते हैं। आप पाएंगे कि कृषिगत गतिविधियों में एक पौधे को लगाया जाता है और उसमें रासायनिक उर्वरक और कीटनाशक पहले से डाले जा रहे हैं, परंतु उत्पादन इसलिए ज्यादा नहीं होता। कारण इसका मुख्य यह है कि जो पौधा है, आपको उस पौधे में, अगर मैं आपको इस प्रकार से ड्रॉ करके दिखाऊं तो बच्चों ये एक पौधा है, जस्ट अ सेकेंड, ये एक क्रॉप है। तो याद रखिए, इस क्रॉप का केवल ये वाला भाग जो है ना, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। याद रखिए, ये जो पार्ट है इस क्रॉप का, ये जो भाग है इस फसल का, याद रखिएगा ये भाग हमारे लिए डिजायर्ड नहीं है। नॉर्मन बोरलॉग ने नई वैरायटी के सीड्स नहीं बनाए थे, अपितु एग्जिस्टिंग जो उस समय पहले से बीज थे
उनमें एक परिवर्तन करा था, जिससे वो फसलें जो है वो बौनी हो चुकी थी। अर्थात ग्रीन रेवोल्यूशन, हरित क्रांति में बौनी फसलों का उत्पादन करा गया था, जिससे जब आप इसमें केमिकल फर्टिलाइजर अर्थात रासायनिक उर्वरक तथा कीटनाशक डालें तो उससे जो पौधे में ग्रोथ हो वो उस भाग में ना हो जो हमारे लिए काम का नहीं है, अपितु उस भाग में हो जिस भाग में जो है वो लगा है फल। अर्थात संसाधनों का बेटर यूज हो पाए, इसीलिए नॉर्मन बोरलॉग ने ऐसे बीजों के उपयोग को प्रमोट करा जिससे पौधा का आकार जो है वो छोटा हो, बौने पौधे हों। अब यहां पर पौधे बौने नहीं होते, डॉर्फ नहीं होते, लेकिन इनका आकार छोटा होता है। आकार छोटा होने से जो रासायनिक उर्वरक या कीटनाशक आप उसमें डालते हैं उसका बेहतर उपयोग वो अपने बीज से फल के निर्माण में करे, ना कि पौधे के आकार को बढ़ाने में। पॉइंट क्लियर है? अब यहां से जो है वो स्टार्ट हुआ वर्ल्ड में ग्रीन रेवोल्यूशन अर्थात विश्व में हरित क्रांति। अब आप पाएंगे कि समय के अनुसार भारत ने भी इस चीज को फील करा कि हमें भी करने की आवश्यकता है हरित क्रांति। कारण क्या था? तो सीधी सीधी बात है बच्चों, याद रखिएगा भारत की जनसंख्या जो है बहुत तेजी से बढ़ रही थी, और इसके साथ साथ आप पाएंगे कि हमारे जो 5 ईयर प्लान थे उस समय, तो हमने इंटरनेशनल कंटेक्स्ट देखा, अब हम आते हैं इंडिया के कंटेक्स्ट में। और इंटरनेशनल कंटेक्स्ट में आप एक बात और ऐड कर सकते हैं कि जो द्वितीय विश्व युद्ध था अर्थात सेकेंड वर्ल्ड वॉर थी, इसके पश्चात लोगों को यह समझ में आ चुका था कि मानव को जैसे उसकी जनसंख्या बढ़ रही है उस अकॉर्डिंगली फूड नहीं मिल रहा है। विश्व युद्ध के समय ज्यादातर जो देश थे वो फूड क्राइसिस अर्थात खाने की कमी से जूझ रहे थे। अब याद रखिए, द्वितीय विश्व युद्ध हो या फिर नियो माल्थस की थ्योरी हो, इसने वैश्विक स्तर पर जो ग्रीन रेवोल्यूशन था, जो हरित क्रांति थी, उसे प्रमोट करा। अब भारत के कंटेक्स्ट में क्या इंपॉर्टेंट है, तो सबसे पहली चीज याद रखिएगा कि भारत में जनसंख्या जो है 1960 के दशक में यानी कि 1960s के दौर में तेजी से बढ़ रही थी, पहली चीज। दूसरी चीज याद रखिए कि यूएसए एक प्रोग्राम, और हमारा सेकंड पॉइंट है, याद रखिए कि 5 ईयर प्लान अर्थात 5 वर्षीय जो हमारी योजना थी, जिसे हम पंचवर्षीय योजना के नाम से जानते हैं, इस 5 ईयर प्लान में एग्रीकल्चर को अर्थात कृषि को काफी ज्यादा इनिशियल स्टेजेस में अवॉइड करा गया था, बहुत ज्यादा प्रमोट नहीं करा था। याद रखें, ऐसा नहीं था कि सरकार जो है ऐसा जानबूझ के कर रही थी या फिर उस सरकार के अंदर किसी प्रकार का द्वेष था, परंतु मुख्य फोकस यह था कि तेजी से ग्रोथ हो, इसलिए उद्योगों को थोड़ा बढ़ावा देने का प्रयास था। अब इस परिप्रेक्ष्य में आप आएंगे तो आप पाएंगे कि जो शुरुआती 5 ईयर प्लान थे या शुरुआती पंचवर्षीय परियोजनाएं थी या योजनाएं थी, ये उतनी ज्यादा सक्सेसफुल नहीं हुई थी भारत के लिए, खासकर कृषिगत गतिविधियों को लेकर। अब थर्ड जो इंपॉर्टेंट चीज आती है वो ये है, याद रखिएगा कि PL 480 प्रोग्राम, इसे याद कर लें, PL 480 प्रोग्राम। अब ये प्रोग्राम क्या था? ये प्रोग्राम बेसिकली था यूएसए का द्वारा चलाया गया। यहां यूएसए ये कहता था जो विकासशील देश हैं या फिर जिनके पास संसाधनों की कमी है, वो देश आकर यूएसए से जो है वो खाद्य ले जा सकते हैं बहुत नॉमिनल प्राइसेस पर। और यहां याद रखने योग्य बात है, भारत भी एक समय पर PL 480 प्रोग्राम में यूएसए के पास खाद्य लेने पहुंचा था, और उस टाइम पे न्यूयॉर्क टाइम्स जो है वो यूएसए का एक अखबार है, इसमें एक खबर आई थी, मैं कोट करना चाहूंगा, याद रखिए, उसमें लिखा था, अगेन इंडियन पीएम बैगिंग फॉर फूड। एक बार फिर से भारत के प्रधानमंत्री जो है वो खाने के लिए भीख मांगने आए हैं, और इसमें इंदिरा गांधी मैम का एक कार्टून था जिसमें उन्होंने एक कटोरा पकड़ रखा था। याद रखिए, ये जो एक कंडीशन थी भारत की, इसने भारत को ट्रिगर करा वास्तविकता में भारत के अंदर ग्रीन रेवोल्यूशन अर्थात हरित क्रांति लाने के लिए। अब इन 3 कंडीशंस का एक कंटेक्स्ट है, और याद रखें इसमें एक डायमेंशन और है कि जो यूएसए है वो जो PL 480 प्रोग्राम चला रहा था, इसमें याद रखिए कि यूएसए बुद्धा नहीं था, यानी कि ऐसा नहीं था कि यूएसए विश्व कल्याण चाहता है और इसीलिए अपना खाद्य जो है वो दूसरे देशों को नॉमिनल प्राइसेस पे बेच रहा है। यहां पर बहुत सारी थ्योरीज ऐसी हैं, इसके कोई एग्जैक्ट डेटा नहीं है, पर याद रखिए बहुत हद तक सही है कि यूएसए ने जो खाद्य उत्पादन करा था, वास्तविकता में ग्रीन रेवोल्यूशन अर्थात हरित क्रांति आने पर यूएसए ने अपनी आवश्यकता से बहुत ज्यादा जो है उत्पादन कर लिया था। अब इतना ज्यादा उत्पादन के बाद यूएसए के पास ये ऑप्शन ही नहीं था कि यूएसए अपने देश के अंदर उसे डंप होने दे। अगर ऐसा होता तो यूएसए के अंदर जो है वो क्राइसिस आ जाते, और ये क्राइसिस क्यों आते? क्योंकि बाजार में मांग से ज्यादा आपूर्ति होने पर बाजार कोलैप्स कर जाता है। क्लियर? अब इस कंडीशन पे यूएसए उस खाद्य को जो अतिरिक्त मात्रा में उग चुका है
उसे अपने देश में नहीं रख सकता था और इस कंडीशन पे वो सारे देशों को जो है वो बेच रहा था कम दामों पर। और यथार्थता बात यह भी है कि यूएसए अगर उसे नहीं बेच पाता था तो यूएसए उसे गल्फ ऑफ मैक्सिको में जाकर फेंक दिया करता था। अगर मैं आपसे कहूं कि यूएसए अपने पिग्स को, यूएसए या मैं कहूं नॉर्थ अमेरिका और खासकर पश्चिमी यूरोप वाला भाग, ये मीट ईटिंग नेशंस हैं, ये मांस पर आधारित देश हैं, ये जो है वो मीट का प्रोडक्शन ज्यादा करते हैं। और आप पाएंगे कि यूएसए वो फसल या वो उपज जो अपने पिग्स को खिलाता था वो तक यूएसए ने जो है वो एक्सपोर्ट करी हैं। और याद रखिए यहां पर गुणवत्ता एक बड़ा इशू रहा और भारत जो है इसी प्रकार से आगे समय में ये रियलाइज कर पाया कि हमें स्वयं ग्रीन रेवोल्यूशन करने की आवश्यकता है और यहां पर इंट्रोड्यूस हुआ भारत में ग्रीन रेवोल्यूशन। यहां पर भारत में आया हरित क्रांति, जहां पर इंदिरा गांधी मैम ने जो है वो रीच करा सबसे पहले नॉर्मन बोरलॉग के पास। बट याद रखिए यहां नॉर्मन बोरलॉग की काफी ज्यादा एज हो चुकी थी। और फिर आप पाएंगे कि भारत पहुंचा कहां, नॉर्मन बोरलॉग के एक स्टूडेंट के पास, और याद रखिए एमएस स्वामीनाथन के पास। और यहां जो एमएस स्वामीनाथन थे उन्होंने इंदिरा गांधी मैम की हेल्प करी भारत के अंदर ट्रिगर करने में ग्रीन रेवोल्यूशन। और इसमें जानने योग्य बात है, याद रखिएगा कि सबसे पहले जो हरित क्रांति का एक्सपेरिमेंट था वो इंदिरा गांधी मैम के आवास और त्रिमूर्ति भवन में करा गया था, जहां लगभग 6 महीने अलग अलग प्रकार के क्रॉप कॉम्बिनेशन अर्थात फसलों के संयोजन को टेस्ट करा गया। और इस टेस्ट के बाद निकल के आया एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन जिसमें भारत जो है वो गेहूं तथा चावल अर्थात राइस और व्हीट का प्रोडक्शन करने वाला था। अब इसके साथ भारत ने स्टार्ट करा अपनी हरित क्रांति और यह हरित क्रांति जो है वो एक बेहतर वे में पूरे इंडिया में एग्जीक्यूट हुई। परंतु ये पूरा इंडिया वर्ड थोड़ा सा अलग है। कैसे अलग है तो अब आप ध्यान से देखें। अगर मैं आपको इससे रिलेटेड एक सब्जेक्टिव इंफॉर्मेशन दूं तो आप पाएंगे इस प्रकार से, ये है हमारा भारत और याद रखिए कि इस प्रकार से आपको देखने को मिलेगा कि फर्स्टली हम इसे प्लॉट करें अगर, अब अगर मैं आपसे कहूं कि इस प्रकार से भारत में राइस अर्थात धान तथा व्हीट अर्थात गेहूं के उत्पादन पर फोकस करा गया। परंतु यहां पर जो फोकस था, यहां जानने योग्य बात है कि यह पूरे भारत में एक सा नहीं था। अगर आप इस मैप को ध्यान से देखें तो आप पाएंगे कि यह जो बीच का क्षेत्र आप देख पा रहे हैं, यह वाला पार्ट, इसे कहा जाता है भारत का मध्य तथा पूर्वी भाग। इस क्षेत्र में तथा इसी प्रकार से आप यहां पर देख पाएंगे यह जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र में आपको उतना ज्यादा ग्रीन रेवोल्यूशन अर्थात उतनी ज्यादा हरित क्रांति की पहुंच देखने को नहीं मिलेगी। इसी प्रकार से आप पाएंगे कि ये जो हरित क्रांति थी ये पूरे क्षेत्र में एक सी वितरित नहीं थी। अब ये जो समस्या थी, इस समस्या का मेन कारण क्या था? तो याद रखिए इस समस्या का मुख्य कारण था जोतों का आकार अर्थात खेत का आकार। इसे इंग्लिश में होल्डिंग कहा जाता है। याद रखिए अगर किसी जो किसान है उसके पास बड़े खेत नहीं है या फिर उसके पास पहले से धन नहीं है तो उसके लिए हरित क्रांति को कर पाना काफी ज्यादा टफ था। आप पाएंगे कि जो हरित क्रांति थी यह मुख्यतः 4 भागों में या मैं कहूं 4 क्षेत्रों में फोकस्ड थी। इसमें से पंजाब हरियाणा वाला क्षेत्र, पश्चिमी यूपी वाला क्षेत्र और साथ में अगर आप इसे इंक्लूड करना चाहें तो आप पाएंगे दक्षिण भारत में तमिलनाडु वाला भाग। इस क्षेत्र में गेहूं तथा धान का उत्पादन काफी ज्यादा प्रमोट करा गया। लेकिन इससे हुआ क्या? इससे हुए कुछ नकारात्मक प्रभाव। याद रखिए अब हम सीधे आ जाते हैं इसके नकारात्मक प्रभावों पर और इसमें सबसे पहले हम इस बात पर फोकस करेंगे कि इकोनॉमिकल एस्पेक्ट जो बहुत अच्छा रहा था के बाद इकोलॉजिकल एस्पेक्ट क्या थे। और इसमें इकोलॉजी का मतलब क्या है? इसमें इकोलॉजी का मतलब है पर्यावरणीय प्रभाव क्या थे और पर्यावरणीय प्रभाव साथ में बायोलॉजिकल इफेक्ट अर्थात जैविक प्रभाव क्या थे। तो आइए हम इसे देखते हैं। याद रखिए सबसे पहली इंफॉर्मेशन याद रखिएगा कि पारिस्थितिकी तंत्र में या पर्यावरणीय सिस्टम में क्या लाया हरित क्रांति। तो याद रखिएगा इस हरित क्रांति ने जो है वो पूरे भारत में जैव संचयन या मैं कहूं बायो एक्यूमुलेशन इसे प्रमोट कर दिया था और इसे बढ़ा दिया था। अब ये क्या है जैव संचयन या बायो एक्यूमुलेशन? तो चलिए इसे समझते हैं।
याद रखिए, अगर मैंने आपसे कहा कि हरित क्रांति के समय भारत सरकार ने जो है वो कीटनाशकों और रासायनिक उर्वरकों के प्रयोग को बढ़ावा दिया था, तो ये जो बढ़ावा देना था, इससे वास्तविकता में हुआ क्या? इससे बच्चों हुआ ये कि रासायनिक उर्वरकों को पौधों ने एब्जॉर्ब करा, अर्थात उन्हें अवशोषित करा। अब ये जो तत्व थे, जो रासायनिक तत्व थे, किसके अंदर प्रवेश करे? एक पौधे के अंदर। और पौधे के अंदर प्रवेश करने के पश्चात इसको कंज्यूम किसने करा? इसे खाया किसने? मानव ने। और जब इसे मानव ने खाया तो ये मानव के अंदर प्रवेश करे। अब याद रखिए, वो कोई भी रासायनिक पदार्थ या वो कोई भी तत्व जिसे आप कंज्यूम करो, जिसे आप खाओ और प्राकृतिक रूप से आपकी बॉडी उससे शरीर से बाहर ना निकाल पाए, तो याद रखिए इसे कहा जाता है जैव संचयन, या मैं कहूं बायो एक्यूमुलेशन। और याद रखिए, ग्रीन रेवोल्यूशन के समय हमने जो है वो वृहद स्तर पर DDT का उपयोग करा था। और अब आप लोग मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन में कि DDT का फुल फॉर्म क्या है। और याद रखें, जब इसे प्रमोट करा गया, DDT का बहुत ज्यादा उपयोग करा गया, तो इस उपयोग के कारण ये DDT मानव के शरीर में भी पहुंचा। और याद रखिए, ये मैं नहीं कहता, ये एग्रीकल्चर सर्वे ऑफ इंडिया कहता है और बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का ये दावा है। आप पाएंगे कि इस DDT के कारण जो है वो कैंसर होता है। ये कार्सिनोजेन है, अर्थात वो तत्व जो मानव शरीर के अंदर कैंसर कॉज करते हैं। DDT मानव शरीर में प्रवेश करता है। मानव शरीर में प्रवेश करने के पश्चात ये एक जैव संचयन की तरह कार्य करता है और ये मानव शरीर में रुका रहता है। और वो कुछ भी चीज जो बायो एक्यूमुलेंट्स है या जैव संचयक हैं, ये मानव शरीर में कार्सिनोजेन अर्थात कैंसर को उत्प्रेरित करने वाले तत्वों की तरह कार्य करते हैं और ये कैंसर कॉज करते हैं। और यही कारण है कि भारत के उत्तरी क्षेत्र में और खासकर जहां जहां ग्रीन रेवोल्यूशन रहा ज्यादा एक्टिव, वहां आपको कैंसर आज के समय देखने को मिलता है। और इसमें एक डेटा और आप जोड़ सकते हैं। याद रखिए, एक एवरेज इंडियन मेल की बॉडी में, यानी कि एक 40 साल का अगर एक पुरुष है भारत का, तो उसके भार का लगभग 2% तक DDT होता है। हम इतना ज्यादा DDT कंज्यूम कर चुके हैं कि अगर 40 ईयर का कोई मेल है तो उसके शरीर में लगभग उसके वजन का 2% तक DDT हो सकता है। और याद रखिए, मात्र 100 ग्राम DDT मानव शरीर के अंदर कैंसर करने के लिए पर्याप्त होता है। इसलिए एक समय पर जो है हेडलाइन भी आई थी जब ये रिसर्च पब्लिश हुई थी कि इंडियन मेल्स या कहें जो है इंडियंस अपने बॉडी के अंदर एक बॉम्ब लेकर घूम रहे हैं, ये कभी भी फट सकता है। याद रखें कि ये हमारे इम्यून सिस्टम पर भी डिपेंड करता है और बहुत ज्यादा डिपेंड करता है। कोई व्यक्ति ऐसा बिल्कुल नहीं है कि सभी को कैंसर हो सकता है। ये बिल्कुल सही है कि हमारी बॉडी जो है उस चीज को बहुत बेहतर तरीके से डील करती है और प्रयास करती है कि जो DDT है उसे बाहर निकाला जाए, परंतु ये कैंसर कॉज जरूर करता है, ये कैंसर लाता जरूर है। इसी प्रकार से आप पाएंगे कि ये जो DDT का बढ़ता हुआ उपयोग था, ये बहुत सारे अदर क्षेत्रों में भी आया और वहां पर भी कैंसर के केसेस बढ़ते हुए देखे जा रहे हैं। खासकर जहां पंजाब हरियाणा वाली बेल्ट है, जैसा मैंने इनिशियल स्टेजेस में बताया था कि अलवर डिस्ट्रिक्ट जो राजस्थान में आता है, उस तरफ जाती हुई कैंसर की ट्रेन चली थी, जहां पे लगभग 300 के आसपास कैंसर पेशेंट्स को जो है वो लेकर जा रही थी अलवर, जहां पर कैंसर के रिलेटेड बहुत अच्छे हॉस्पिटल, बहुत अच्छी हॉस्पिटैलिटीज हैं। क्लियर है? इसी प्रकार से अगर मैं आपसे कहूं कि साउथ इंडिया में आप पाएंगे कैसे संभव है कि एक बच्चा जिसकी उम्र मात्र 6 महीने है उसे डायबिटीज हो। बच्चों, इसे कहा जाता है बेसिकली टाइप 2 डायबिटीज और यह है एक हेरिडेटरी डिजीज, अर्थात ये एक ऐसी बीमारी है जो आनुवांशिक रूप में होने लगती है। यानी कि अगर मान लीजिए एक पिता को है तो उसके चाइल्ड को भी होने की संभावना होती है। अब आप पाएंगे ये जो हेरिडेटरी डिजीजेस होती हैं या ये वंशानुगत बीमारियां होती हैं, उनमें से एक है टाइप 2 डायबिटीज। इसमें होता क्या है? होता यह है कि अगर पिता में इस प्रकार की डायबिटीज के कोई लक्षण थे तो उसके चाइल्ड में भी वो पहुंचते हैं। अब समझिएगा ये टाइप 2 डायबिटीज आई कैसे? तो वास्तविकता यह है कि जो दक्षिण भारत है वहां पर आर्द्रता अर्थात नमी काफी ज्यादा है। और अगर आप नमी और मानव का रिलेशन देखना चाहते हैं तो मैंने डिटेल में क्लाइमेटोलॉजी की जो सीरीज है उसमें समझाया है क्या है मानव और आर्द्रता का संबंध। बहुत ज्यादा क्लोज रिलेशन होता है बच्चों आर्द्रता अर्थात नमी का मानव के साथ। क्लियर? अब आप पाएंगे कि जो साउथ इंडिया है, ये जो प्रायद्वीपीय भारत आपको देखने को मिलता है, इस प्रायद्वीपीय भारत के आसपास आप ध्यान से देखें, ये हिमालय वाला भाग है और ये प्रायद्वीपीय भारत है। इसमें यहां तथा इस स्थान पर बच्चों आपको देखने को मिलेगा और ये नीचे वाले भाग में भी ये सागरीय क्षेत्र है। अब सागरीय क्षेत्र होने के कारण यहां पर आर्द्रता अर्थात नमी ज्यादा है। अब जब नमी ज्यादा होगी
तो इस स्थान पर बासमती जैसी फसलें बहुत ज्यादा सक्सेसफुल नहीं होनी चाहिए। व्यक्ति को बहुत ज्यादा बासमती कंज्यूम नहीं करना चाहिए। कारण क्या है, बासमती के अंदर जो नमी का परसेंटेज है काफी ज्यादा होता है। ग्रीन रेवोल्यूशन ने साउथ इंडिया में पूरे क्षेत्र में, पहले जो केवल इस स्थान पर फोकस था, इसे पूरे क्षेत्र में जो है वो प्रमोट करा। और आप पाएंगे कि ज्यादा से ज्यादा चावल कंज्यूम करना ये साउथ इंडिया, पूरे साउथ इंडिया का कल्चर नहीं था। परंतु समय के साथ जैसे जैसे अनाज में खासकर राइस को, धान को प्रमोट करा गया, इसने साउथ इंडिया में राइस कंजम्पशन को बढ़ा दिया। और बढ़ाने से बच्चों हुआ ये कि टाइप 2 डायबिटीज स्टार्ट हुई। जहां पर नमी ज्यादा है वहां पर्सन को बहुत ज्यादा नमी वाले अनाजों का सेवन नहीं करना चाहिए। और ये जो नमी वाला अनाज था, ये बासमती या जो धान है, जिस प्रकार का धान प्रमोट करा गया था, इसने वास्तविकता में कॉज करा साउथ इंडिया में टाइप 2 डायबिटीज को। तो नॉर्थ में हमें कैंसर देखने को मिला, साउथ में हमें टाइप 2 डायबिटीज देखने को मिली। इसी प्रकार से अगर मैं आपको बताऊं तो एक सोशल इकोनॉमिकल एस्पेक्ट और भी निकल के आता है, जहां परिवार पर इसका प्रभाव था। परंतु अगर हम एक और डायमेंशन निकालना चाहें, खासकर इसके पर्यावरणीय प्रभाव का, तो आप पाएंगे एक शब्द होता है, एक वर्ड होता है, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है यूट्रोफिकेशन, या हिंदी में कहा जाता है सुपोषण। अब यहां याद रखिए, हमारे दिमाग में क्या चल रहा होता है, कुपोषण अर्थात ऐसी स्थिति जो खराब है, तो सुपोषण का मतलब होगा ऐसी स्थिति जो अच्छी हो। तो याद रखिए ऐसा नहीं है। जल निकायों में सुपोषण अर्थात वाटर बॉडीज यानी कि जल निकायों के अंदर यूट्रोफिकेशन एक ऐसी कंडीशन है जहां आप पाएंगे कि जल निकाय की मृत्यु हो जाती है, वो समाप्त हो जाता है और भर के एक मैदान में बदल जाता है। आप पाएंगे कि जो ग्रीन रेवोल्यूशन था या जो हरित क्रांति थी, इसने ज्यादा से ज्यादा जो है वो ज्यादा से ज्यादा उर्वरकों और कीटनाशकों को प्रमोट करा। अब इससे हुआ क्या, ये जो उर्वरक और कीटनाशक थे, इन्हें मिलाकर पानी में डाला जाता था और डालने के पश्चात ये पानी जो है उसे एब्जॉर्ब या अवशोषित कर लेती थी फसलें। अब जब इसे फसलें अवशोषित कर लेंगी, जो बचा वाला भाग होगा ये खेत से निकलते हुए ये जाकर किसी जल निकाय के अंदर भर जाएगा। अब यहां याद रखिए कि इस जल निकाय के अंदर बहुत ज्यादा पोषक तत्व पहुंच जाएंगे, और बहुत ज्यादा पोषक तत्व पहुंचने से बच्चों एग्जैक्टली होगा ये कि आप पाएंगे इस जल निकाय के अंदर जितनी वनस्पतियां होनी चाहिए उससे बहुत ज्यादा वनस्पतियां जो है वो उगना प्रारंभ कर जाएंगी। अब यहां पर जब बहुत ज्यादा वनस्पतियां ग्रो होंगी, बहुत ज्यादा घासें उगना प्रारंभ होंगी, तो धीरे धीरे करके जो जल है वो हरा होना प्रारंभ कर जाएगा। अर्थात कृषि के लिए जिस रासायनिक उर्वरक और कीटनाशक का हमने उपयोग करा, वो पहुंच गया एक जलाशय के अंदर और उसमें जाकर उसने बहुत ज्यादा ग्रोथ करी घास की तथा पौधों की। और ये पौधे ग्रो होने के पश्चात बच्चों इनकी मृत्यु भी होगी। जब ये पौधे खत्म होंगे, उग तो गए, पर क्या ये प्राकृतिक रूप से उगे हैं? नहीं। क्या मानव इसे आकर काटेगा? आंसर इज नो। जब हम काटेंगे नहीं तो ये अपने आप इनकी मृत्यु होगी, और जब इनकी मृत्यु होगी बच्चों यहां पर एक डेथ साइकिल, एक मृत्यु चक्र प्रारंभ होगा। कैसे? तो ये जो पौधे हैं इनकी मृत्यु के पश्चात इनके जो अवशेष हैं वो सड़ना प्रारंभ होंगे, और इस सड़ने की क्रिया के कारण आप पाएंगे कि यहां पर देखने को मिलेगा कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन। और याद रखिए, कोई भी चीज जो वानस्पतिक पदार्थ होते हैं, जो वेजिटेटिव मैटर्स होते हैं, जब वो डीकंपोज अर्थात अपघटित होते हैं तो उनके अपघटन की क्रिया के फलस्वरूप जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड की उत्पत्ति होती है। और ये कार्बन डाइऑक्साइड घुलेगी पानी में, और इस पानी में उपस्थित जो भी जीव हैं उनकी मृत्यु होना प्रारंभ हो जाएगी, और उनकी मृत्यु होने पर उनका बॉडी भी, अवशेष भी अपघटित होंगे, और इस अपघटन की क्रिया के फलस्वरूप जो है फिर से उत्पन्न होगी क्या? कार्बन डाइऑक्साइड। और ये जो मृत्यु का चक्र है तब तक चलता रहेगा जब तक पानी के अंदर उपस्थित हर एक जीवित चीज समाप्त ना हो जाए। और याद रखिए, जब तक पानी है उसके अंदर जीवन आएगा, और जब तक जीवन आएगा तब तक उसकी मृत्यु होगी, और यह तब तक चलता रहेगा जब तक वो वाटर बॉडी अर्थात वो जल निकाय समाप्त ना हो जाए। और जब वो जल निकाय समाप्त हो जाएगा तो आपको ऊपर एक मैदान दिखाई देगा। और यही कारण है कि आपको जो है उत्तर भारत में हरित क्रांति के बाद ज्यादातर जो गांव के जलाशय थे वो हरे दिखाई देना स्टार्ट हुए, और उत्तर भारत में आपको वाटर स्ट्रेस अर्थात पानी की कमी की समस्या देखने को मिलने लगी। क्लियर है? अर्थात बायो एक्यूमुलेशन या जैव संचयन ये हो या यूट्रोफिकेशन हो अर्थात सुपोषण हो, ये दोनों ही समस्या हमें ला कर देता है कौन? ग्रीन रेवोल्यूशन।
और इसी प्रकार से गांव में आपने नोटिस करा होगा, आज के समय शायद ही कोई ऐसा गांव होगा, शायद ही ऐसी कोई कंट्री साइड होगी जहां आपको जो है वो उस गांव के अंदर का जल निकाय बिल्कुल साफ दिखाई दे। कारण क्या है? कारण यही कुपोषण है। पॉइंट आई थिंक सभी को क्लियर हो चुका होगा। अब इसी प्रकार से अगर मैं आपसे कहूं कि क्या वो प्रभाव थे हरित क्रांति के जो समाज पर देखने को मिले, अब हम आते हैं उस डायमेंशन पे। ध्यान से समझिएगा बच्चों, अगर मैं आपसे कहूं कि एक परिवार होता है, ये एक फैमिली है, और अगर आप जो है इसे सोशियोलॉजी आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट हो, जस्ट अ सेकेंड, अब याद रखिए अगर मैं आपसे कहूं कि परिवार एक सिस्टम होता है, तो यहां समझिएगा हर एक परिवार में, अगर आपका सोशियोलॉजी ऑप्शनल सब्जेक्ट है तब आप पाएंगे कि सोशियोलॉजी ऑप्शनल में समझाया जाता है कि परिवार में किस प्रकार से जो है वो फैमिली कंट्रोलिंग और फैमिली बिहेवियरलिज्म होता है। अब यहां समझने योग्य बात है कि जब हरित क्रांति भारत में आई तब हमें देखने को मिला कि उत्तर भारत की जो बेल्ट है इसमें खासकर परिवार के लेवल पर एक मास चेंज आया था। ये चेंज क्या था? तो इस चीज को समझिएगा कि जैसे ही पंजाब हरियाणा की जो बेल्ट है यहां पर ग्रीन रेवोल्यूशन अर्थात हरित क्रांति सक्सेसफुल होना स्टार्ट हुई, तो यहां पर फार्मर्स के पास जैसे जैसे जो है वो संसाधन बढ़े, जैसे जैसे जो है वो कमाई बढ़ी, उन्होंने हाथ से काम करना बंद करके लेबर्स को हायर करना स्टार्ट करा, अर्थात श्रमिकों को रखना स्टार्ट करा। और अब आप पाएंगे कि यहां पर श्रमिक आएंगे कहां से? तो याद रखिए वो क्षेत्र, जैसा कि हमने पहले देखा है, जस्ट अ सेकेंड, ये वो क्षेत्र है जहां आप पाएंगे कि जो हरित क्रांति थी ये सक्सेसफुल थी। अब यहां याद रखिए जिन क्षेत्रों में यह हरित क्रांति बेहतर तरीके से एग्जीक्यूट हो रही थी या बेहतर तरीके से चल रही थी, आप पाएंगे कि उन क्षेत्रों में जो फार्मर्स हैं या जो लोग हैं वो रिच थे। खासकर कौन सा पार्ट था? मैंने बताया आपको, पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी यूपी, अर्थात पूर्वी यूपी और बिहार ये खाली था। अब याद रखिए पूर्वी यूपी और बिहार, यहां दोनों ही क्षेत्रों में जनसंख्या ज्यादा थी और यही कारण है कि यहीं से जनसंख्या जो है वो निकल के पंजाब हरियाणा गई, जिसे तिहाड़ी कहा जाता है। इस वर्ड का मतलब होता है ऐसे लोग जो अपना क्षेत्र छोड़कर दूसरे क्षेत्र में आते हैं श्रमिक के रूप में। अब जो पश्चिमी भाग था यूपी का, वहां तक तो जो हरित क्रांति था इसका प्रभाव था, लेकिन पूर्वी भाग और बिहार खासकर यहां से लेबर्स जो है वो निकल के जा रहे थे कहां? पंजाब हरियाणा के क्षेत्र में। अब जब ये पंजाब हरियाणा के क्षेत्र में प्रवेश करेंगे तो याद रखिए फैमिली न्यूक्लियाई अर्थात परिवार के नाभिक से जब कभी उसका केंद्र निकाल लिया जाएगा, ये सोशलिज्म की थ्योरी है, ये सोशियोलॉजी की, आई एम सॉरी, ये सोशियोलॉजी की थ्योरी है, जहां आप पाएंगे कि परिवार के अंदर से अगर उसका केंद्र निकाल लिया जाए, इस सेंटर को निकाल लिया जाए, तो याद रखिएगा ये जो है ये सिस्टम बिगड़ जाएगा। कैसे बिगड़ जाएगा? तो समझिएगा कि एक फैमिली थी जिसमें जो पुरुष था वो कमाता था, ये कमाने के लिए समाज में जाता था, और जब ये समाज में जाता था तो समाज में होने वाले परिवर्तनों को देखा करता था, और उन परिवर्तनों को देखकर ये आता था अपने घर में, और इन परिवर्तनों के लिए अपने परिवार को जो है वो क्या करता था? प्रिपेयर करता था। अब समस्या ये थी कि समाज में होने वाले परिवर्तनों को जो साधन घर तक लेकर आ रहा था वो साधन परिवार से बाहर जा चुका था। अब जब ये बाहर चला जाएगा तो समझिएगा इस चीज को कि उत्तर भारत में आपको पेट्रियार्किस या मैं कहूं पितृसत्तात्मक समाज की जो है स्थापना देखने को मिलती है। अब जहां पर पितृसत्तात्मक समाज होगा वहां कभी भी फैमिली का हेड एक फीमेल जनरली एक्सेप्टेबल नहीं है। एक्सेप्शंस हर बार होते हैं और भारतीय संस्कृति जो है वो काफी ज्यादा डायवर्स है। यहां पर आपको हर बार अपवाद देखने को मिलेंगे, पर इन अ जनरल सेंस आप इसे समझिए कि जो पितृसत्तात्मक समाज होगा वो कभी भी महिलाओं को एज अ फैमिली हेड एक्सेप्ट नहीं करेगा। और यहां पर जो फैमिली हेड बनेगा वो कौन होगा? तो वो वास्तविकता में होगा उस पिता का पिता, अर्थात वो पर्सन जो तिहाड़ी पर गया है उनके पिताजी बनेंगे क्या? फैमिली हेड। अब यहां पर धीरे धीरे करके आप इमेजिन कर पा रहे होंगे कि मान लीजिए घर से पिता गायब हो जाए तो जो दादाजी होंगे वो बनेंगे फैमिली हेड। अब यहां ना ही दादाजी की गलती है और ना ही परिवार की, बस समस्या यह है कि दादाजी जिस युग के हैं उसी युग के फॉर्मूला से वो परिवार को रन करने का प्रयास करेंगे। अब यहां पर जब दादाजी हेड होंगे या फिर जो है फैमिली का एक बहुत बुजुर्ग व्यक्ति हेड होगा तो वो पुराने समय की जो प्रथाएं हैं उसके अनुसार परिवार को लीड करने का प्रयास करेगा, और ये प्रयास लेकर जाएगा ज्यादा से ज्यादा पर्दा और बुर्का सिस्टम की ओर। क्लियर? अब इसके अलावा अगर मैं आपसे कहूं कि
यूपी और बिहार से जो लेबर निकला वो पहुंचा कहां? पंजाब हरियाणा में। लगभग 20-25 सालों तक तो नो डाउट काफी ज्यादा जो है वो श्रमिकों की आवश्यकता रही, पर धीरे धीरे करके जैसे जैसे जो हमारे खेत थे वो मैकेनाइज होते गए, अर्थात वहां मशीनों का उपयोग होना प्रारंभ हुआ, तो वैसे वैसे इन लेबर्स को, इन श्रमिकों को जो है व्यवसाय मिलना समाप्त हो गया। अब जब ये समाप्त हुआ तो ये डायवर्ट हुए इंडस्ट्री की ओर, उद्योगों की ओर, और आप पाएंगे कि जो पंजाब हरियाणा में इनको वर्क मिलता था वो धीरे धीरे करके आपको महाराष्ट्र वाली बेल्ट में मिलना स्टार्ट हुआ। और याद रखिए जो महाराष्ट्र वाली बेल्ट थी वहां इसीलिए आपको आज के समय जो है वो बिहारी या यूपी लोगों के अगेंस्ट जो है वो कुछ डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिलता है। क्लियर? कारण क्या है? कारण यह है कि व्यवसाय की खोज में पहले पंजाब कुछ दशकों तक और उसके पश्चात अब महाराष्ट्र की ओर पलायन। क्लियर? अब इसमें आप पाएंगे कि जो समाज के अंदर परिवर्तन आया, जो परिवार के अंदर परिवर्तन आया, उसने बेसिकली फैमिली न्यूक्लियाई को जो है डिस्टर्ब कर दिया। इसी के साथ आप नोटिस करने का प्रयास करें, इसी दशक के आसपास जो परिवार विकसित हुए और आज भी कंटिन्यू अगर वो हैं, तो आप पाएंगे कि जैसे ही परिवार के अंदर से उसके केंद्र का पलायन हुआ, वो बाहर गया और एक पुराना केंद्र जो कभी रहा था परिवार का, वो नए परिवार का केंद्र बना, तो जो पुरानी प्रथाएं थी उनको और भी ज्यादा प्रचलन मिला। और यहीं पर आप नोटिस करेंगे जो बुजुर्ग व्यक्ति होगा वो शारीरिक रूप से उतना ज्यादा एक्टिव नहीं होगा, इसीलिए वो काम के लिए हमेशा घर के बड़े बेटे को जो है वो बुला लिया करेगा, और यहां पर बड़ा बेटा जो है वो कृषिगत गतिविधियों में सीधा लिप्त हो जाएगा। जो सेकंड चाइल्ड होगा या थर्ड चाइल्ड होगा वो खासकर नॉन एग्रीकल्चर या कहूं मैं शिक्षा के कार्य में लिप्त होता हुआ दिखेगा। आज वही पहला और दूसरा चाइल्ड जो है वो एक जनरेशन बन चुके हैं। पॉइंट क्लियर है? समाज में कुछ इस प्रकार के परिवर्तन देखने को मिले। इसी प्रकार से अगर मैं आपसे कहूं जो पंजाब वाला क्षेत्र है, ध्यान से समझिएगा, पंजाब वाले क्षेत्र के साथ दो डायमेंशन है। सबसे पहली चीज तो थी कि पंजाब वाले क्षेत्र में अचानक से समृद्धि आई थी, तेजी से डेवलपमेंट हुआ था। अब यहां मैं एक सिद्धांत के बारे में आपसे चर्चा करना चाहूंगा। याद रखिए जो अरब के देश हैं उनके लिए कहा जाता है कि ये देश आज से 50 साल पहले बिल्कुल रेगिस्तान वाले क्षेत्र थे। यहां एक सिद्धांत आता है जिसे कहा जाता है सोने के सिक्के का भ्रष्टाचार का सिद्धांत, या मैं कहूं कॉइन डॉक्ट्रिन ऑफ मैडनेस ऑफ कॉइन, या फिर कॉइन ऑफ मैडनेस। क्लियर? अब ये जो कॉइन ऑफ मैडनेस है या ये भ्रष्टाचार का जो सिद्धांत है, ये कहता है जब किसी व्यक्ति के पास बहुत तेजी से समृद्धि बढ़ती है तो याद रखिए इस तेजी से बढ़ती हुई समृद्धि को वो व्यक्ति उतने बेहतर तरीके से यूटिलाइज नहीं कर पाता, और यहां पर उसकी समृद्धि जो है उसके विनाश का कारण भी बन सकती है। बनेगी ऐसा बिल्कुल नहीं है, पर बन सकती है। अब यहां पर समझिएगा, हुआ ये कि पंजाब हरियाणा वाले क्षेत्र में जैसे ही बहुत तेजी से प्रॉस्पेरिटी आई, आप पाएंगे कि वो परिवार जहां पिता जो है वो डायरेक्टली अपने हाथों से एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस करता था, अपने हाथों से कृषिगत गतिविधियां करता था, अब उसके पास ट्रैक्टर आ चुका है, हार्वेस्टर आ चुके हैं, और इस प्रकार से ट्रैक्टर और हार्वेस्टर के कारण आप पाएंगे कि उसका जो चाइल्ड है, उसका जो पुत्र है, वो कभी सीधे अपने हाथों से ये कार्य नहीं करने वाला। अब जब हाथों से कार्य करेगा नहीं और संसाधन पूरे मिलेंगे, तब धीरे धीरे करके जो है वो ड्रग प्रॉब्लम या अल्कोहल की प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। अब यहां समझिएगा, मेरा इंडिकेशन ये बिल्कुल भी नहीं है कि पंजाब और हरियाणा में सिर्फ हरित क्रांति के कारण ऐसा जो है वो कंडीशन देखने को मिली। इसके बहुत सारे और भी कारण थे, बट उनमें से एक कारण इससे रिलेटेड भी है। पॉइंट क्लियर है? इसी प्रकार से अगर मैं आपसे कहूं कि जो हरित क्रांति है इसका ज्यादातर फोकस जो है वो उत्तर भारत के बेल्ट में तथा दक्षिण भारत में तमिलनाडु या इसके आसपास के क्षेत्रों में देखने को मिला। जो ये जो बीच वाला भाग था, इस प्रकार से आप पाएंगे, अगर मैं आपसे कहूं ये जो भाग था ये वाला, आप पाएंगे इस भाग में जो हरित क्रांति थी उतनी ज्यादा सक्सेसफुल नहीं थी। अब यहां पर मैं आपको इंट्रोड्यूस करना चाहूंगा कार्ल मार्क्स की एक थ्योरी से। याद रखिए जो कार्ल मार्क्स थे ये एक जर्मन व्यक्ति थे और इन्होंने एक बुक लिखी थी जिसमें उन्होंने समझाया था बेसिकली कम्युनिज्म के बारे में। फाइन। और ये जो कम्युनिज्म था, ये जो साम्यवादी विचारधारा थी, ये विचारधारा धीरे धीरे करके जो है, ये जो कम्युनिज्म है खासकर, ये धीरे धीरे प्रोपोगेट हुआ था। और इसमें से एक डायमेंशन ये था बच्चों, याद रखिएगा, इन्होंने कहा था कि समाज के अंदर जब कभी हैव और हैव नॉट्स, अर्थात जिनके पास संसाधन है और जिनके पास संसाधन बिल्कुल नहीं है, अगर समाज का इस प्रकार से बंटवारा होगा तो समाज एक ना एक दिन एक सशस्त्र विद्रोह कर सकता है। और कुछ ऐसा ही थोड़ा बहुत हमें देखने को मिलता है भारत में। आप पाएंगे नो डाउट
जो नक्सलाइट की प्रॉब्लम है भारत में, जो माओवादी विचारधारा की समस्या है भारत में, जिसे आज हम नक्सलवाड़ी मूवमेंट कहते हैं या नक्सलाइट कहते हैं, ये जो है ये आजादी के पहले से थी। और यहां पर ये समस्या हरित क्रांति के बाद और ज्यादा गूढ़ होती हुई दिखी, और ज्यादा जो है वो कठिन परिस्थितियां निर्मित होती हुई दिखी। और इसका मुख्य कारण क्या था? तो याद रखिएगा, इसका मुख्य कारण यह था कि जैसे ही हरित क्रांति आई, कुछ क्षेत्र के जो किसान थे वो काफी तेजी से जो है वो रिच हुए, और कुछ क्षेत्र के किसान जो है वो लगातार जो है उनकी जो इकोनॉमिक ग्रोथ थी वो कम होती रही। अब यहां पर क्षेत्रीय स्तर पे डिस्पैरिटीज दिखेंगी, क्षेत्रीय स्तर पे अंतर दिखाई देंगे। यहां वही लॉजिक आएगा, संसाधन है और एक के पास संसाधन बिल्कुल नहीं है। और याद रखिए, एक लाइन है, एक असंतुष्ट समाज एक संगठित अपराध को जन्म देता है, एक डिससेटिस्फाइड सोसाइटी लीड्स टू ऑर्गेनाइज्ड क्राइम। अब यहां याद रखिएगा, ये जो समाज था, यहां खासकर इस बेल्ट में आप पाएंगे ये लाल मृदा का क्षेत्र है, ये बहुत ज्यादा उपजाऊ नहीं है। तेलंगाना वाला भाग हो या छत्तीसगढ़ वाला भाग हो, याद रखिए यहां के जो फार्मर्स थे वो बहुत ज्यादा डिससेटिस्फाइड थे, और इन्होंने जो है वो माओवादी विचारधारा को अपनाया। इसमें याद रखिए ग्रीन रेवोल्यूशन का एक एंगल है, पूरा कारण बिल्कुल भी नहीं है। यह आजादी से पहले की समस्या थी और इसमें काफी इंटरनेशनल एंगल्स भी हैं, बट एक छोटा कंट्रीब्यूशन ग्रीन रेवोल्यूशन का भी है। अब यहां समझिएगा कि जो ग्रीन रेवोल्यूशन था उसने समाज में बुर्का सिस्टम हो, या फिर पंजाब वाले क्षेत्र में जो है ड्रग की प्रॉब्लम हो, या फिर यूपी बिहार के सिस्टम में जो है वो बुर्के और पर्दे की समस्या हो, इसे जन्म दिया। पैरेलली इसने जो है समानांतर रूप से इसने जो है वो हमारे पर्यावरणीय क्षेत्र में बायो एक्यूमुलेशन अर्थात जैव संचयन तथा यूट्रोफिकेशन अर्थात सुपोषण को जन्म दिया। ये इसके कुछ नेगेटिव डायमेंशंस हैं। क्लियर है? अब इसके पॉजिटिव डायमेंशन नो डाउट बहुत सारे हैं। आप पाएंगे कि इससे भारत में जो किसान थी उनकी आय विद इन 5 इयर्स दुगनी हो चुकी थी। और यहां वो फार्मर्स की बात हो रही है बच्चों, याद रखिए जो भारत की जनसंख्या का लगभग उस समय 70% से ज्यादा थे। ये हरित क्रांति ने उन फार्मर्स को, उन कृषकों को जो है वो प्रमोट करा था। अब यहां पर जानने योग्य बात है कि सिविल सेवा परीक्षा जब कभी आपसे प्रश्न पूछती है तो सिविल सेवा परीक्षा का उद्देश्य आपके एग्जामिनेशन की, आप किस प्रकार से चीजों को डील कर पाते हैं उस चीज को समझने का प्रयास है। तो यहां मैं आपको कुछ प्रश्न देना चाहूंगा, आप अगर चाहें तो आप इन प्रश्नों का जो है उत्तर दे सकते हैं। आप इसे अपने विचार जो है वो कमेंट सेक्शन में मेंशन करें। क्लियर? अब मैं कुछ प्रश्न रिपीट करता हूं, ड्यू टू सर्टेन रीजन मैं जो है वो प्रश्न टाइप नहीं कर पाया हूं। आप इनका आंसर लिखने का प्रयास करें। और एक प्रश्न सिंपल सा है कि आप क्रिटिकली एग्जामिन करें, अर्थात आपको हरित क्रांति के सभी प्रकार के नकारात्मक प्रभावों की विवेचना कीजिए। यह एक सिंपल सा प्रश्न है। इसे थोड़ा सा अगर मैं टफ करूं तो क्या यह कहना सही होगा कि भारत के परिप्रेक्ष्य में जो हरित क्रांति है यह एक पर्यावरणीय आपदा थी? ये दोनों मेरे प्रश्न हैं, आप चाहें तो इनका आंसर दे सकते हैं और इसे जो है वो अपने टेबल पर बैठकर लिखने का ज्यादा प्रयास करें। फाइन। मुझे ऐसा लगता है अगर कोई स्टूडेंट इस वीडियो में इस स्थान तक पहुंचा है, यहां तक उसने जो है वीडियो को प्ले करा है, सुना है चीजों को, तो डेफिनेटली ये वीडियो उसके लिए फायदेमंद रहा होगा, स्टूडेंट को चीजें समझ में आई होंगी। तो अगर आप यहां तक पहुंचे हैं तो जाने से पहले एक कमेंट जरूर जो है मेंशन करें, अपने सुझाव हमें दें और किस टॉपिक पर आप इस प्रकार के वीडियोस चाहते हैं वो हमें बताएं। याद रखिए कि इस सीरीज का उद्देश्य क्या है। इस सीरीज में मैं उन सारे टॉपिक्स को कवर करने वाला हूं बच्चों जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट के लिए क्रिटिकली अवेलेबल नहीं होते, सामान्य तौर पर सहज रूप से स्टूडेंट को नहीं मिल पाते। याद रखिए, इसके नोट्स बनाएं और इसे बार बार अपने आंसर में यूज करने का प्रयास करें। मैं बहुत कॉमन टॉपिक्स पिक करूंगा, ऐसे सब्जेक्ट जिससे सीधे प्रश्न आते हैं, या फिर ऐसा डेटा जो आप हर जगह फिट कर पाएंगे अपने आंसर को डायनेमिक बनाने के लिए। ये टॉपिक्स में पिक करने का प्रयास करूंगा। और ये जो हमारी सीरीज है ये डेफिनेटली आज नहीं तो कल बच्चों आपके आंसर को और हिंदी मीडियम के रिजल्ट को इंप्रूव करने में सफल जरूर होगी। और इस वॉर में और इस जो है वो कार्यक्रम में हमारा पूरा सपोर्ट करें। आप चाहें तो इसे शेयर करें जिससे जो है ज्यादा से ज्यादा इसकी रीच हो, जिससे हम ज्यादा से ज्यादा जो है मोटिवेट हो पाए आपको इस प्रकार के वीडियोस को देने के लिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ वेरी नाइस डे। थैंक यू बच्चों। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए
सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।